हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे, डीएनए की द्विकुंडलन संरचना। डीएनए की द्विकुंडलन संरचना के बारे में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे और हमारे भैया एक वैज्ञानिक थे। चार ग्राफ का नियम, मेन हमारा जो फोकस होगा वो चार ग्राफ के नियम पर होगा। और हाँ, आपका जो क्लास 12th का बायोलॉजी है, जो क्लास 12th का बायोलॉजी है, क्लास 12th बायोलॉजी बायोलॉजी का जो पूरा नोट्स है, मैं वीडियोस के माध्यम से, जी हाँ, वीडियोस के माध्यम से केवल एक ही वीडियो में मैंने, मेरे प्यारे बच्चों, आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर कर दिया है। केवल एक वीडियो में फर्स्ट चैप्टर, एक वीडियो में फर्स्ट चैप्टर, एक वीडियो में सेकेंड चैप्टर, यानी पूरे चैप्टर में एक एक वीडियो में खत्म कर दिया हूं। और पिछले भी अपलोड किए थे और मैंने अभी तक 6 चैप्टर तक कंप्लीट खत्म कर दिया है। आने वाले 3 दिनों में वो भी आपके जो भी बचे हुए हैं 7वां 8वां 9वां, वो भी मैं आपको पूरा पूरा एक ही वीडियो में बायोलॉजी खत्म कर दूंगा। और आप बताइएगा कि कौन कौन सा हेडिंग आपको नहीं समझ आ रहा है, और वहां पे जाइए, उससे एक नोट्स बनाइए और कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी हेडिंग आपको नहीं समझ में आ रही है। उसको भी मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चों, आपको बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कोशिश क्या, पूरा आपको देंगे। और रही बात बायोलॉजी की कंप्लीट, तो बायोलॉजी की तैयारी हम आपको पूरा करवा देंगे, नोट्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से, साथ ही साथ अपने खुद के लिखे हुए प्रश्नों के माध्यम से। साथ ही अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं बोर्ड पर भी बनाना वीडियो शुरू करूं, क्योंकि आपको बोर्ड पे जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा सा आप जुड़ेंगे हमसे, ठीक है ना। और ये बताइए, क्या बोर्ड पे आपको पढ़ाएं या फिर जैसे मैं कॉपी में पढ़ाता हूं, आप जो कहेंगे उसको ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हमारा चलेगा चार ग्राफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे सरल शब्दों में हमें पढ़ना है, और जितने पॉइंट लिख देंगे बस इतने में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा नहीं करना। तो देखते हैं कि डीएनए की द्विकुंडल संरचना। अगर डीएनए की द्विकुंडल संरचना देखें तो चार ग्राफ एवं अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि डीएनए का रासायनिक विश्लेषण किया। जो डीएनए होता है आपका, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम याद रखना, क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, याद रखना, किसका, डीएनए का पूरा नाम, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर अम्ल बोल दीजिए। तो ये डीएनए का पूरा नाम होता है। तो जो डीएनए का अध्ययन बहुत सारे वैज्ञानिक, अनेक वैज्ञानिकों तथा चारग्राफ ने इसका रासायनिक विश्लेषण दिया, और चारग्राफ ने एक अपना नियम दिया। क्या दिया, चारग्राफ ने एक अपना नियम दिया। किस सन में दिया था, तो जो चारग्राफ ने नियम दिया था वो दिया था 1950 में। तो क्या लिखेंगे इसमें आपको सीधा लिख देना है कि इरविन चारग्राफ ने सन 1950 ईस्वी में डीएनए के, या डीएनए में उपस्थित क्षारकों का मापन किया, और उसने कहा कि यानी जो डीएनए होता है, जो क्या होता है, डीएनए होता है, तो डीएनए को ही इन्होंने, डीएनए में उपस्थित जो क्षारकों का, बहुत सारे क्षारक उपस्थित होते हैं आपके डीएनए में, तो इरविन चारग्राफ ने चारग्राफ का नियम दे देगा, बोल देगा चारग्राफ का नियम क्या है क्लास 12 बायोलॉजी का, जो कि चैप्टर आपका 6वां है। तो इरविन चारग्राफ ने सन 1950 में डीएनए में उपस्थित क्षारकों का मापन किया, जो उसमें क्षारक उपस्थित होते हैं उसका मापन किया, मेजरमेंट किया, और उसने कहा कि, क्या कहा, तो पहले पॉइंट में याद रखना, उसने ये कहा कि जो A = T होती है, क्या होती है, A = T,
ये ए बराबर टी क्या होती है? तो ए बराबर टी ये है कि प्यूरिन जो प्यूरिन होता है सदैव वह सदैव पिरिमिडीन के क्या होता है? बराबर होता है। अतः प्यूरिन सदैव पिरिमिडीन के बराबर होता है, याद रखना। अतः जो प्यूरिन होता है वो सदैव किसके बराबर होता है? पिरिमिडीन के बराबर होता है। अगर मात्रात्मक रूप में देखें तो मात्रात्मक रूप में क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू टी लिख सकते हैं। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये बताइए। ए इक्वल टू टी लिख सकते हैं। ए इक्वल टू टी लिख सकते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं तो क्या है? एक है, तो एक को यहीं पे रखे तो टी गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। तो अतः कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वह अब ये गुणा में किस में जाएगा? भाग में। तो ए अपान टी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। और इसी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है। इसी में भी कहा कि एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है। एडेनिन की मोलर मात्रा हमेशा किसके बराबर होती है? थायमिन के बराबर होती है। और दूसरे में क्या बोला उन्होंने? दूसरे में ये बोला कि साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है, यानी कि C बराबर G, यानी कि साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है यह ग्वानिन के क्या होती है? बराबर होती है। अतः साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। ग्वानिन के बराबर होती है। ग्वानिन के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। अगले पॉइंट में देखें। तो अगले पॉइंट में क्या होगा? इसको थोड़ा सा इस बना देंगे। C इक्वल टू जी। ये बताइए पूरा दिखाई दे रहा है? नीचे लिख सकते हैं। नीचे तो जगह नहीं मिली, देख लेते हैं। चलिए एक लाइन है उसको देख लेते हैं। ये बताइए यहाँ पे A इक्वल टू टी है और यहाँ पे क्या है? C इक्वल टू जी। याद रखना A इक्वल टू टी और C इक्वल टू जी। अब A को G में जोड़ दो और T को क्या किस में जोड़ देंगे? C में। तो क्या हो जाएगा? A प्लस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? T प्लस C। A प्लस जी और T प्लस C। और यह जो अनुपात होता है, यह अनुपात एक ही जाति में समान लेकिन भिन्न भिन्न जाति में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? यहां पे लिख दे रहे हैं, याद रखना। भिन्न भिन्न होती है। और यही जो है मेरे प्यारे बच्चों, यही है आपका 4 ग्राफ का नियम। क्या होता है? 4 ग्राफ का नियम होता है। या फिर इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिखाई दे रहा है, मुझे बार बार कैमरे में देखना पड़ा क्योंकि भी कैमरा उतना सेट सही से नहीं हो पाया है। बुलाए हैं टेक्निकल को, आएंगे वो सेट करेंगे जो टेक्निकल लोग होते हैं। तो ये है आपका 4 ग्राफ का नियम। तो याद रखना, बस आप इतने ही पॉइंटों को लिख देंगे, आपका क्लियर कट हो जाएगा, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इरविन 4 ग्राफ ने सन 1950 ईस्वी में डीएनए में उपस्थित क्षारकों का मापन किया और उसने कहा कि क्या कहा? A इक्वल टू टी
अतः प्यूरिन सदैव पिरिमिडीन के बराबर होता है। मात्रात्मक रूप में देखें तो A इक्वल टू टी व A अपान टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं A इक्वल टू जी या फिर A अपान जी इक्वल टू 1। इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं मात्रात्मक रूप में, ठीक है ना। और जब C इक्वल टू जी आया यहां पे फिर है, अतः हम कह सकते हैं इसका मेन जो पॉइंट है एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जो ए मतलब एडेनिन, ए मतलब क्या है, एडेनिन है, और टी मतलब क्या होता है, थायमिन। अतः इसी को ही हम लोग प्यूरिन कहते हैं और थायमिन को हम लोग पिरिमिडीन भी कहा जाता है। ठीक, तो लिख सकते क्या है, ए इक्वल टू टी, अतः एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन की क्या होती है, बराबर होती है। याद रखना, सीधा क्या लिखना है, ए इक्वल टू टी, एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है। और वहीं पे सी क्या है, साइटोसिन, जी मतलब क्या होता है, ग्वानिन। तो अतः साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है वह ग्वानिन की क्या होती है, बराबर होती है। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या दिया, जब ए यानी कि यहाँ पे क्या है, एडेनिन को ग्वानिन से जोड़ देंगे, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन का योग इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन का अनुपात एक ही जाति में समान लेकिन भिन्न भिन्न जाति में क्या होती है, अलग अलग होती है। ये बताइए समझ में आया नहीं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। और इसको मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधा बताना है ए इक्वल टू टी, ए क्या है, ए जो है एडेनिन और टी क्या है, थायमिन। बस आपको सिंपल सा देना है वहां पे जवाब, जोड़ना चाहे और जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। ए को जी में जोड़ दीजिए, टी को सी में, तो ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। अतः यह अनुपात एक ही जाति में, अगर हमारी जाति समान है तो उसमें समान रहेगी, अलग अलग जाति में तो भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए मेरे प्यारे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये बताइए समझ में आएंगे नहीं, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप बस कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।